हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को आगे कंटिन्यू करेंगे। आइए देखते हैं कि सब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं एसआरपी के, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एसआरपी ऑफ ट्रांजिशन मेटल। एसआरपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, है ना। ट्रांजिशन मेटल में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है और ये बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है, नीट और जेई के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट मतलब वीवीआई ये टॉपिक है आपके लिए। तो जरा देखिए इस चीज को। एसआरपी जब आप लिखते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो इसको लिखने का तरीका क्या है कि कोई मेटल अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से लोअर में जाता है तो रिडक्शन हो रहा है। इसके लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल है ना, उसी का हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो क्या कर रहा है कि एसआरपी बिकम्स लेस नेगेटिव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब जैसे आप 3D सीरीज में जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो क्या होगा, लेस नेगेटिव होते जाएगा, है ना। मतलब बढ़ रहा है, एसआरपी बढ़ रहा है ऐसे कहा जाए, लेकिन यहाँ निगेटिव साइन के साथ है ना। कॉपर को छोड़ दिया जाए तो बाकी सबका क्या है, नेगेटिव ही है। तो मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव होगा लेफ्ट टू राइट। बट ट्रेंड इज इरेगुलर, नहीं ट्रेंड जो है वो काफी इरेगुलर है, मतलब जितना से घटना चाहिए उतना से नहीं घट रहा है, कहीं ज्यादा घट गया कहीं कम घटा, इस तरह की बात है। दीज इरेगुलरिटीज आर अराइज ड्यू टू इरेगुलरिटीज इन फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी और एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, तो देखिए एक्चुअल में ये जो कुछ भी है आयोनाइजेशन एसआरपी या 3 स्टेप में डिपेंड कर देगा। आयोनाइजेशन एसआरपी जो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट और सेकेंड, इसके अलावा आपको हाइड्रेशन एंथैल्पी पर डिपेंड करेगा, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन पर डिपेंड करेगा। तो चूंकि वो सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, वो खुद ही इरेगुलर हैं, उसका ही इरेगुलरिटी यहाँ पर ट्रांसफर हो जाता है। इस वजह से इस एसआरपी में भी इरेगुलरिटीज आ ही जाती है। ठीक है, इन 3D सीरीज में ऑल एलिमेंट्स हैव नेगेटिव वैल्यू ऑफ एसआरपी एक्सेप्ट कॉपर। कॉपर का एसआरपी पॉजिटिव है, बाकी सबका नेगेटिव है। और ये कितना है, प्लस में 0.434 वोल्ट, है ना। दिस पॉजिटिव वैल्यू इज ड्यू टू हायर मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ, ये जितने भी पॉजिटिव इंथाल्पी हैं उनका वैल्यू ज्यादा है इन कंपैरिजन टू इंथाल्पी ऑफ हाइड्रेशन। इसी वजह से देखिए जब कभी भी ऐसा सिचुएशन आए कि पॉजिटिव इंथैल्पी, जैसे फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी और एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ये सब पॉजिटिव है, इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। लेकिन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन में एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। पिछले लेक्चर्स में ये सब चीज हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो अगर निगेटिव वाले से पॉजिटिव वाले का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है वहां पर एसआरपी भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, कॉपर कांट लिबरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विथ नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड लाइक HCl, HBr। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए जब भी कोई मेटल का एसआरपी पॉजिटिव होता है तो वो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड जैसे HCl, HBr, HI, इन सबों से वो हाइड्रोजन को लिबरेट नहीं कर पाता है। लिबरेट तो HNO3 से भी नहीं कर पाता है, H2SO4 से भी नहीं, लेकिन उनसे रिएक्शन जरूर करता है। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एसिड, कॉपर रिएक्ट्स विद ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स कौन कौन है, HNO3 और H2SO4। तो कॉपर HCl से रिएक्शन नहीं करेगा, HBr से नहीं करेगा, HI से नहीं करेगा, लेकिन किससे रिएक्शन करेगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एसिड। ऑक्सीडाइजिंग एसिड कौन है, जो जिसका सेंट्रल एटम अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, जैसे नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन +5 में हाईएस्ट में, तो अब लोअर डाउन हो सकता है वो। ठीक है, तो वो सब ऑक्सीडाइजिंग एसिड का, जैसे HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या ब्राउन कलर का गैस कॉपर नाइट्रेट बनेगा। अब यहाँ पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में नाइट्रोजन है, जबकि इसमें क्या है, +4 में है। तो कॉपर जब कंसेंट्रेटेड HNO3 4 मोल ऑफ HNO3 से रिएक्शन कर रहा है, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, 4 मोल ऑफ HNO3, तो कॉपर नाइट्रेट ब्राउन कलर का NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज करता है, H2SO4 से भी रिएक्शन करता है। तो एक बात आपको जान लेना है कि कॉपर का पॉजिटिव एसआरपी की वजह से कॉपर जो है वह क्या करता है,
HCl नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड से रिएक्शन भी नहीं करता है, हाइड्रोजन तो लिबरेट करने की बात दूर रही, है ना, लेकिन वो ऑक्सीडाइजिंग एसिड जैसे HNO3, H2SO4 वगैरह वगैरह से रिएक्शन कर लेता है। आइए देखते हैं। जरा सा इस चीज को देखिए, फोर्थ पॉइंट में यहां पर क्या है कि मोर नेगेटिव SRP है किसके लिए, मैग्नीज के लिए, निकेल के लिए, जिंक के लिए। देखिए ना, इन सबों के लिए कितना है, -1.18, -0.28, -0.76, है ना, काफी निगेटिव है। अच्छा, ये क्यों हो गया, इसका मीनिंग क्या हुआ, तो इनका इसका निगेटिव का मतलब क्या है कि ये इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन जो है ओवरकम कर गया किसको, इन तीनों के, जितने भी पॉजिटिव है ना, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, इनसे निगेटिव वाला इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो हम लोग यहाँ पर लिख भी दिए हैं कि इन केस ऑफ दिस थ्री मेटल्स इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इज नॉट बैलेंस्ड बाय सम ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी और एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, तो ये चीज आप देखिए। इसी वजह से यहाँ पर एक और चीज देखिए, जैसे टाइटेनियम, वेनेडियम है, टाइटेनियम यहाँ पर देखिए, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, है ना, ये सब का देखिए, तो ये सब +3 वाला है। ठीक है, +3 में जिसका ज्यादा निगेटिव होगा, ठीक है, ये क्या होता है, ये कम स्टेबल होगा। ठीक है, यहां पर देखिए, सॉरी, ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। +3 ऑक्सीडेशन इज मोर स्टेबल, किसके किसके केस में, टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम, इन तीनों के केस में। तो इसी वजह से ये हमेशा क्या चाहते हैं कि +2 से हम लोग +3 हो जाए, अपने आप को ऑक्सीडाइज करना चाहते हैं। +2 से ज्यादा स्टेबल इनका स्टेबिलिटी है किसमें, +3 में। तो जब भी ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेंगे तो खुद को रिड्यूस करेंगे, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे। याद कर लीजिए, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या करेगा, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। लेकिन यही मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट जो है ये +2 में ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ये लोग +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या करते हैं, ये +3 से +2 में जाना। मैग्नीज क्या चाहता है, +2 में जाना। आयरन क्या चाहता है, +2 में जाना। कोबाल्ट तो और ज्यादा, सबसे ज्यादा कोबाल्ट किस में जाना चाहता है, +2 में जाना चाहता है। तो ये क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। कहां पर, +3 में। तो याद रखिए, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, जबकि मैग्नीज, कोबाल्ट वगैरह जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रिड्यूसिंग एजेंट नहीं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब ये तीनों रिड्यूसिंग एजेंट है और ये दोनों क्या है, ऑक्सीडाइजिंग है। एक और बात, क्रोमियम के बारे में एक क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना चाहिए कि क्रोमियम इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि किसी एसिड से वो क्या करता है, हाइड्रोजन को लिबरेट करा सकता है। जैसे यहाँ क्रोमियम का एसिड से रिएक्शन कराया गया है, H2 गैस लिबरेट हो गया है। ठीक है, इसको देखिए। तो क्रोमियम ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर इसका जो वैल्यू है, क्रोमियम वाला का जो वैल्यू है, देखिए यहाँ पर क्रोमियम का हाईली निगेटिव है, ये -0.41 है, निगेटिव वैल्यू होने की वजह से। ठीक है, HCl से रिएक्शन किया, H2 गैस को लिबरेट कर दिया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मेटल ऑक्साइड में जरा सा देखिए मेटल ऑक्साइड्स आप लोग जैसे रटे रहते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर, बेस होता है। लेकिन क्या हमेशा बेस होता है, नहीं। बहुत जगह देखा गया है कि वो एम्फोट्रिक भी है, कुछ जगहों पर तो एसिडिक है, जैसे Mn2O7 एसिडिक है ना। बहुत सारा मेटल है जिसका ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक किसे कहते हैं, जो एसिड से भी रिएक्शन करता है, बेस से भी रिएक्शन करता है। अब इसके लिए एक न्यूमोनिक्स लिख दिए हैं, सब बेबस जन की आस भी सुना करो प्रभु अलमाइटी। मतलब सब से क्या है, एंटीमनी, बेबस से बेरिलियम, जिंक, जन से, आस से आर्सेनिक, भी से वही वेनेडियम, सुना से क्या हो जाएगा टीन, करो से क्रोमियम, प्रभु क्या लीड वाला से पीबी और अलमाइटी से एल्युमिनियम।
तो देखो ये इन सारे मेटल्स के ऑक्साइड क्या होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, मतलब ये एसिड से भी रिएक्शन करते हैं बेस से। तो इसमें ही है जिंक वाला भी क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ये रिएक्ट करेगा एसिड से भी। अब देखिए ZnO HCl से रिएक्शन करता है, ZnCl2RH2, मतलब एसिड से रिएक्शन किया तो ये बेस का काम किया। लेकिन अगर NaOH से रिएक्शन भी करता है और सोडियम मेटाजिंकेट बनाता है, तो जब बेस से रिएक्शन कर रहा है तो एसिडिक ऑक्साइड का काम किया। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है बोलो, ये दोनों से रिएक्शन कर रहा है, इस वजह से एम्फोटेरिक है। क्या है, एम्फोटेरिक है। अब देखिएगा कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम लोग बात करें, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, तो ये देखिए यहां से टाइटेनियम से लेकर के कॉपर तक ये सब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और ये सभी के सभी बेसिक हैं। These all are basic. These oxides are basic in nature, but basic strength decreases from left to right. ये सारे के सारे बेसिक हैं, लेकिन इनका बेसिक स्ट्रेंथ लेफ्ट टू राइट जाने पर घट रहा है। तो याद रखिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में 3D ट्रांजिशन सीरीज का जो भी मेटल ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, बेसिक होता है, लेकिन लेफ्ट टू राइट बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है। लास्ट में जाकर के ZnO क्या हो जाता है, वो एम्फोटेरिक हो जाता है। ठीक है, अब एक ही मेटल का लिया जाए, जैसे MnO है, Mn2O3 है, MnO2, Mn2O7, तो देखिएगा जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ घटता है और एसिडिक नेचर बढ़ जाता है। तो Mn2O7 लास्ट वाला जो है, जो +7 में है, वो एसिडिक है, बीच वाले जो एम्फोटेरिक है, और ये वाला बेसिक है। तो देखिए ये बीच में आ गया। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रख। अब वेनेडियम क्या रखिए, वेनेडियम में क्या है, एसिडिक और एम्फोटेरिक, यही दो है। उसमें बेसिक और एम्फोटेरिक है, एसिडिक नहीं है। V2O5 क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है, बात समझ रहे हैं। लेकिन VO2 है ना, ये सब क्या होता है, ये एसिडिक होता है। तो ध्यान में रखिएगा ये सब बात। देखिए यहां पर अब हम लोगों को पढ़ना है K2Cr2O7, मतलब पोटासियम डाइक्रोमेट है ना, और K2CrO4 मतलब पोटासियम क्रोमेट। तो ये पोटासियम डाइक्रोमेट है और ये पोटासियम क्रोमेट। अगर इसको तोड़िएगा, जैसे पोटासियम क्रोमेट को तोड़िएगा, तो इसका कटायन अलग हो जाएगा और एनायन मिलेगा क्रोमेट आयन। क्रोमेट आयन का सिग्मा कितना हो जाएगा, 4, लोन पेयर 0 आएगा, इसमें काउंट करिएगा। हाइब्रिडाइजेशन D3S होगा, स्ट्रक्चर इसका टेट्राहेड्रल होगा। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आप बनाइए, ये रेजोनेंस में जाएगा। देखिए ये 4 स्ट्रक्चर है, चारों स्ट्रक्चर एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो रेजोनेंस में जाएगा, मतलब ये चारों CRO बॉन्ड जो होगा इसका बराबर लेंथ का होगा, ड्यू टू रेजोनेंस सेम लेंथ का होगा। क्रोमियम इसमें +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इस वजह से +6 का मतलब ये इम्पटी है। जहां पर भी D0 में आ जाएगा तो वहां पर DD ट्रांजिशन संभव नहीं है, लेकिन फिर भी ये येलो कलर का है। तो येलो कलर क्यों है, ड्यू टू रेजोनेंस है, चार्ज ट्रांसफर है। जहां पर भी चार्ज ट्रांसफर होगा, डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वहां पर आप देखिएगा कि कलर हो सकता है। ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहां पर DD ट्रांजिशन नहीं होता है, लेकिन वहां वो सबस्टांस कलर्ड है। तो वहां पर क्या कारण है, डिलोकलाइजेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे रेजोनेंस में डिलोकलाइज होता है इलेक्ट्रॉन। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये डाइक्रोमेट है, डाइक्रोमेट भी जब तोड़िएगा तो कटायन अलग होगा, एनायन इसका डाइक्रोमेट आयन है। इसमें भी क्रोमियम +6 में है, इस वजह से कोई DD ट्रांजिशन नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये ऑरेंज कलर का होता है। क्यों होता है, चार्ज ट्रांसफर की वजह से। अच्छा, इसमें एक और चीज देखना है कि Cr2O7 को विजुअलाइज कैसे करिएगा। तो विजुअलाइज करने के लिए इसको 2 पार्ट में, बीच एक ऑक्सीजन तो दोनों में कॉमन है, और ये ब्रिज का काम कर रहा है। दोनों क्रोमियम के बीच में क्या कर रहा है, ब्रिज का काम कर रहा है। और 3 ऑक्सीजन इस क्रोमियम के पास, 3 ऑक्सीजन इस क्रोमियम, मतलब इसको अगर देखा जाए Cr2O7 को, तो बीच में ऑक्सीजन, दोनों किनारे पर CrO3-। अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करिएगा, तो एक्सपेंड करिएगा तो किसी एक ऑक्सीजन में माइनस दे दिए, बाकी दोनों पर डबल बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन डाइवैलेंट है, 2 बॉन्ड बनाता है। यहाँ पर भी ये आयनिक बॉन्ड के लिए छोड़ा गया है और ये 2 डबल बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो देखिएगा कि इन सबों में रेजोनेंस होगा, एक किनारे वालों में रेजोनेंस होगा, इसलिए सबका क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड होगा। इन सबों का क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड हो जाएगा। और ये जो 6 बॉन्ड है, किनारे वाले जो 6 बॉन्ड है, क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड,
इन सबों का इक्वल लेंथ होगा, इसलिए हम ये पॉइंट लिख दिए हैं जब पढ़ा रहे थे। ऑल क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड्स आर नॉट ऑफ इक्वल, मतलब सारे, अगर पूछा जाए कि क्या Cr2 क्या CrO4 2 माइनस के सारे क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड इक्वल लेंथ के हैं? हाँ हैं। लेकिन अगर यही क्वेश्चन Cr2 2 माइनस के लिए पूछ दिया जाए तो आप क्या बोलिएगा? नहीं, सारे क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड सेम लेंथ के नहीं हैं। तो क्या है अब आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें से ये जो बीच वाले दो बॉन्ड हैं ये लंबे होते हैं, इन 179 पिकोमीटर के होते हैं, जबकि ये जो बीच वाले, ये जो किनारे वाले हैं ये 163 पिकोमीटर के हैं। मतलब 6 किनारे वाले जो क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड हैं वो 163 पिकोमीटर के हैं, सबका ये 163 ही है, लेकिन बीच वाला जो दो बॉन्ड है वो लंबा है, 179 पिकोमीटर का है। तो आप समझ गए होंगे, आशा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखिए जरा, इन एसिडिक मीडियम, जब आप एसिडिक मीडियम लेते हैं तो क्रोमेट आयन कन्वर्ट हो जाता है डाइक्रोमेट में, ठीक है। मतलब पीएच जब 7 से कम होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो येलो कलर का सबस्टांस आपको ऑरेंज कलर का दिखाई देना होगा, मतलब क्रोमेट जो है वह डाइक्रोमेट में चेंज होगा। लेकिन अल्कलाइन मीडियम में क्या होता है, जब पीएच 7 से ज्यादा होता है तो रिवर्स हो जाएगा, ऑरेंज कलर का सबस्टांस आपको क्या देगा? येलो में। अच्छा, ये दोनों जो आ रहे हैं वो इक्विलिब्रियम में भी आ सकते हैं, कहां पर? जब पीएच 4 हो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तब क्रोमेट और डाइक्रोमेट के बीच में क्या होता है? इंटर कन्वर्शन होता है, लेकिन सेम रेट से होता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्रोमेट डाइक्रोमेट में और डाइक्रोमेट क्रोमेट में इंटर कन्वर्टिबल है। अच्छा, इनमें ना तो ऑक्सीडेशन है ना रिडक्शन है, क्योंकि दोनों जो है क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, तो कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ मीडियम पर निर्भर कर रहा है। एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट क्रोमेट जो है डाइक्रोमेट में चेंज हो रहा है, जबकि अल्कलाइन मीडियम में उल्टा रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अब देखिए, डाइक्रोमेट जो है, हम लोग किस पर ये कर रहे हैं? डाइक्रोमेट। ये देखिए, ये जो डाइक्रोमेट है ये दो तरह का है, एक है सोडियम डाइक्रोमेट और एक है पोटासियम डाइक्रोमेट। पोटासियम डाइक्रोमेट एनहाइड्रस होता है, मतलब उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कोई नहीं होता है, जबकि ये डाइहाइड्रेटेड है, 2H2O है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। तो ड्यू टू वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सोडियम डाइक्रोमेट क्या है? डिलिक्विसेंट होता है, इसका हिंदी होता है प्रस्वेदी। डिलिक्विसेंट का मतलब क्या होता है? प्रस्वेदी, मतलब हवा में पिघलने वाला। कोई चीज ऐसे खुला छोड़ दीजिए और वो पिघल जाए तो उसको प्रस्वेदी हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में उसको डिलिक्विसेंट बोलते हैं। तो क्योंकि जहां कहीं भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, जैसे सोडियम डाइक्रोमेट जो है डाइहाइड्रेटेड होता है, तो इस वजह से यह हवा में पिघलने वाला, मतलब उसको रखिएगा सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा, खुला रख दीजिएगा तो जो चीज पिघलने वाला होता है ना, उसका आप वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि उसका आप सही से वजन ही नहीं बना सकते हैं, तो क्या इसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाइएगा। लेकिन वही चीज K2SO7 में नहीं है, इस वजह से ये एनहाइड्रस है, यह डिलिक्विसेंट नहीं है, इट इज नॉट डिलिक्विसेंट, इट इज यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ऑफ फेरस आयन और आयोडाइड। आयोडाइड और फेरस आयन को जब डिटेक्ट करना होता है तो ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के रूप में यूज किया जा सकता है। एक बेनिफिट इसको मिल गया, एक बेनिफिट इसको भी मिलेगा, क्योंकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है तो ये पानी में ज्यादा सॉल्युबल है। सोडियम डाइक्रोमेट डाइहाइड्रेटेड है, वाटर में ज्यादा सॉल्युबल है ना, मोर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन ऑर्गेनिक। इस वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का में इसका ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होता है। हालांकि K2Cr2 का भी तो होता है, हम लोगों को तो सारा रिएक्शन पढ़ेंगे, सब में ज्यादातर K2Cr2O7 ही डाल दिया है, NCERT में भी वही है ना। लेकिन ज्यादा ऐसे प्रैक्टिकली किसका यूज होता है? सोडियम डाइक्रोमेट का। क्यों? पानी में वो ज्यादा घुलनशील है, जबकि इसका K2Cr2O7 का कम होता है, लेकिन काम तो दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ही करेगा। ठीक है, अब आप देखिए जरा यहां पर देखिए, मोर सॉल्युबल है। अच्छा, इससे एक क्या है कि सोडियम डाइक्रोमेट बना और आप चाहते हैं कि पोटासियम डाइक्रोमेट बनाए, बड़ा अच्छा है, इसको KCl से रिएक्शन करा दीजिए। जैसे ही आप KCl से रिएक्शन कराइएगा तो ये पोटासियम जो है और सोडियम को रिप्लेस कर देगा, मोर रिएक्टिव है, और इस वजह से पोटासियम डाइक्रोमेट बने। लेकिन पोटासियम डाइक्रोमेट तो पानी में कम घुलनशील है, जब ये कम सॉल्युबल है इस वजह से इसका प्रेसिपिटेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? PPT बन जाएगा। तो और ये सोडियम वाला चला जाएगा सॉल्यूशन में, तो एक सॉलिड हो गया, एक लिक्विड सॉल्यूशन हो गया, दोनों को अलग कर लेंगे।
ठीक है। तो सोडियम डाइक्रोमेट को पोटेशियम डाइक्रोमेट में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे? बाय द यूज ऑफ KCl। KCl से रिएक्शन करेंगे तो सोडियम डाइक्रोमेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पोटेशियम डाइक्रोमेट में। तो आज इतना ही इस लेक्चर में रहने देते हैं, अगले लेक्चर में फिर इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए